हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो ये सोच करके शुरू करते हैं कि अंतिम लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ते हैं आपको बहुत सारी समस्याएं मिलती चली जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को एक तो हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और इन सब में हम अमृत सर की तरफ रुख करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत। और ये जो प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो तो देख ही रहे हैं, एस्पिरेंट जो हैं वो तो देख ही रहे होंगे, इनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, इनके गार्जियंस भी देख रहे होंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के करियर डेवलपमेंट में उनकी भी। तो हम आशा करेंगे कि यहीं से शुरू करें अपने इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल। और ये जानना चाहें कि जो यूपीएससी की जर्नी है, यूपीएससी की जो यात्रा है, जब हम अपने बच्चे को, अपने बेटे बेटी जो भी हैं, उनको जब हम आगे गाइडेंस कर रहे हों, तो बीइंग अ पेरेंट्स कुछ आपके सुझाव हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये भी एक संघर्ष का हिस्सा है। कई बार माता पिता दबाव देते हैं कि भाई तुमको करना है, भले ही बेटा या बेटी वो नहीं करना चाहता, या कई बार वो नहीं समझ पाते कि हमारे बेटे में इतनी कैपेबिलिटी भी है या हमारी बेटी में इतनी कैपेबिलिटी भी है। और जब वो कहता है कि पापा हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, तो पेरेंट्स भी कई बार नकार देते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, ये वाली तैयारी कर लो। तो इस वाले संघर्ष से निकलने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, पेरेंट्स की जहाँ तक बात है तो उन्हें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। हम लोग भी पेरेंट्स हैं और आगे हम लोग को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के साथ आपका रिलेशन ऐसा है कि एक समय तक आप उस पर दबाव डालते हैं, गाइड करते हैं, डांटते हैं, रास्ता दिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। हाँ। फिर बच्चे के साथ बाप का रिलेशन ऐसा हो जाता है जिसमें वो सलाह लेता है, बच्चे को इन्वॉल्व करता है कुछ डिसीजन में, डिसीजन मेकिंग का पार्ट समय होता है। हाँ, वो सबसे इमोशनल समय होता है। और जो माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं वो ऑब्वियसली गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर ये मौका ही नहीं दिया बच्चे को कि वो भी उसमें भूमिका निभाए उनकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के फैसलों में। जैसे मान लीजिए बच्चा 10th पास कर रहा है, उसको मैंने कहा कि तुम्हें साइंस लेना है, ठीक है। अब बच्चे की अपनी इच्छा से कोई मतलब नहीं है कि वो साइंस पढ़ना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, गिटार बजाना चाहता है, एकेडमिक में हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है। ये तब पता चलेगा जब आप उससे बातचीत करेंगे। और ये एक दिन बैठकर आप डंडा लेकर बातचीत करेंगे तो बातचीत होगी नहीं होगी। तो रोज़ आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो वो खुलकर बात कर पाएगा, नहीं तो अपने दोस्तों से बात करेगा, आपसे बेहतर जाकर दोस्तों से बात करेगा, और डिसीजन भी दोस्तों के बल पर ही ले लेगा, तो वो डिसीजन गलत हो सकता है। जी। तो उस कंडीशन में पेरेंटिंग में ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी इच्छा जानने की ज़रूरत है। और आपका क्योंकि तजुर्बा है तो उस तजुर्बे का इस्तेमाल करना है, वो इम्पोज नहीं करना है। उसमें उत्साह है, वो भरपूर ऊर्जा में है। जी। खून इस समय ऐसे ही उबाल मार रहा है, जो पहाड़ तोड़ने वाली ताकत। सही बात है। तो उसको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। कोचिंग और पेरेंटिंग दोनों का काम एक ही है। सही बात है, गाइड करना। क्योंकि असली ताकत कुछ करने की तो उसी व्यक्ति में है, करेगा तो वही। हाँ, रास्ता दिखाना सही होगा। बात। तो पेरेंटिंग में इस बात का ख्याल रखना है कि इम्पोज मत कीजिए। अगर बच्चा नहीं करना चाहता है तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि करना क्या चाहता है। बिल्कुल सही बात। मान लीजिए आपने मुझ पर दबाव डाला, मैंने किसी तरीके से इस एग्ज़ाम को पास भी कर लिया, इंटेलिजेंस बच्चे का बहुत अच्छा है, निकल गया, लेकिन क्या वो सिविल सेवा में जाकर अपनी नौकरी को जस्टिफाई कर पाएगा, अपनी सेवा को जस्टिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर भटकेगा, क्योंकि माँ बाप कब तक पकड़ के रखेंगे? एक उम्र के बाद तो फिर माँ बाप का भी वो अवस्था है कि अब छूटने के कगार पे आ जाएंगे। तो जिंदगी उसको तो खुद ही चलानी है ना जी। ऐसी कंडीशन में जो भी फैसला लें उसमें सबसे पहले तो बच्चे को शामिल करें। दूसरी बात, कभी भी ये स्थिति ना हो कि आप किसी बच्चे को ये कहें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब कहा गया कि तुमसे नहीं हो पाएगा जी, और बच्चे ने करके दिखा दिया। बिल्कुल सही बात है। और ये अंडर एस्टिमेट तो आप किसी को कर नहीं सकते, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों को अपने दोस्त बनाएं और उन पर दबाव ना डालें। और इतना डेडलाइन मत, जो सिविल सेवा की परीक्षा में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उनके पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये डेडलाइन बेस्ड नहीं हो सकता।
कई बार होता है, और खासकर गर्ल्स के केस में, तो अब शादी का दबाव पड़ा हुआ है कि भाई 2026 तक ही टाइम है। मैंने कई सारी अभी बच्चियों से बात हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि सर यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट में, क्यों 6 हो गया, एग्जॉस्ट कर दिया आपने? नहीं, ये मेरा दूसरा है, लेकिन इस साल शादी हो जाएगी मेरी। अभी हाल में 3 दिन पहले एक बच्ची से बातचीत हुई, उसकी शादी तय हो गई है जी, और उसने कहा कि सर अब इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के सामने अब मना तो कर नहीं सकते, इतना ही समय दिया गया था। अच्छा, इसी में सर माफ़ी चाहेंगे, एक छोटी सी चीज़ क्योंकि जुड़ रही है मेरे दिमाग में, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ शायद कुछ ऐसे एरिया में भी ज़्यादा देखने को मिलती है जो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, या हिंदी बेल्ट के जो स्टेट हैं, राज्य हैं, अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार का एरिया है, या फिर इधर झारखंड के साइड में है, जो, और खासकर उनमें में भी वो इलाके जो थोड़े ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वहाँ शायद ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है इस समस्या की। उसका रीज़न है कि जिस इलाके में फैसला लेने के लिए आप खुद को, मतलब माँ बाप खुद को सबसे ज़्यादा योग्य समझते हैं जी, उन जगहों पर ये दिक्कतें ज़्यादा है। हाँ, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ये दिक्कत शायद ज़्यादा है कि बच्चे के बिहाफ पर क्या फ़ैसला लेना है, इसके लिए मैं योग्य समझता हूँ खुद को कि मुझसे बेहतर तुम्हारे बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। सही बात। जबकि सही तरीका ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बेस्ट डिसीजन ले सकता है। हाँ, वो कुछ गलत निर्णय ना ले, उसके लिए उस रास्ते को शेप करने की बस ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उससे जानने की ज़रूरत होती है, कहीं गलती ना कर दे वो तजुर्बे से बताने की ज़रूरत होती है, उसके दिमाग को समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और फाइनल निर्णय उसी पर छोड़ना चाहिए, उसके प्रॉस कॉन्स बताकर उस पर छोड़ना चाहिए। हिंदी भाषी क्षेत्र में अक्सर आप देखेंगे, खास करके जो बाप लोग हैं, उनका तजुर्बा तो इस तरह हावी रहता है कि सामने बोले भी ना बच्चा, बोलने की भी हिम्मत नहीं करे। और बहुत प्राउड के साथ आप देखेंगे हमारे बेल्ट में ऐसा भी होता है कि ये उदाहरण दिया जाता है कि अरे इतना संस्कारी, मतलब पिता के सामने खड़ा नहीं हो पाता, जी, बोल नहीं पाता। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सही बात। मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे भैया की शादी जब तय होने वाली थी, पिताजी मेरे थे नहीं, तो मैं ही बात कर रहा था। तो एक परिवार के मुखिया आए और उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने पहली लाइन यही कही कि बेटी मेरी ऐसी गाय है कि सामने खड़ी हो जाए, बोलने की हिम्मत नहीं, बोल नहीं सकती है। तो वहीं पर बात खत्म हो गई कि जब बोल नहीं सकती तो इसका मतलब सोच भी नहीं पाएगी। और फिर उस ग्रूमिंग में ही दिक्कत है, फिर उस परिवार के माहौल में ही दिक्कत है, और अल्टीमेटली वो नुकसान करेगा। ये जो खास कर से जो चर्चा का प्रथम जो ये रहा चरण, ये पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही ज़रूरी है। मतलब लिटरली इस चीज़ को देखा जाए, उसको बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई इस बारे में भी मतलब हम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है हर जगह, लेकिन कई बार पेरेंट्स को भी गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स को ही गाइड करने की है। तो मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन का ये वाला जो पार्ट है वो उस गाइडेंस के पार्ट में जाना चाहिए। और देखिए इसको मैं जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी बता दूँ, स्टूडेंट हैं अगर आप, तो इसको अपने पेरेंट्स के साथ इम्पोजिशन वाली पोजीशन में नहीं रखना है कि यार देखो पापा ये देखो कैसे होता है ऐसा। मतलब आपको प्रेम के साथ बात करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ऐसा भी मेरा मानना है। क्योंकि हम आफ्टर ऑल कमांड तो नहीं दे सकते, इतना कमांड नहीं दे सकते। दूसरा कि देखिए परवरिश का पार्ट है कि आप मर्यादा ना भूलें बच्चों की तरफ से। अगर परवरिश अच्छी हुई है, मर्यादा वो कभी नहीं भूलेंगे, और मर्यादित रहते हुए ही बात करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है इस बात का अर्थ ये निकाल लिया जाए कि अब तुम मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय संस्कार, तो भारतीय समाज हो या फिर लीगल सिस्टम हो या फिर अदालतें हों, हर जगह समन्वय हमेशा आपको दिखेगा। जी। हम लोग मध्य मार्गी हैं, तो समन्वय के साथ ही चलना पड़ेगा। चलिए सर, इस डिस्कशन को इसी से लिंक करते हुए एक और एरिया में चलते हैं और थोड़ा स्टडी आईक्यू के रोल को भी समझते हैं कि जब हम अभी बात कर रहे थे हिंदी भाषी बेल्ट की और थोड़े से दूर दराज के इलाकों की, ये एक अच्छी बात है कि आज का एक ऐसा समय है जब स्टूडेंट के पास में एक्सेसिबल है स्टडी, मतलब पहुंच है उनके पास में, पढ़ सकते हैं। तो यूपीएससी जैसी बड़ी तैयारी के लिए एक बार जब लोग सपना देखते होंगे कभी, दूर दराज के क्षेत्र के लोग, और वो सोचते होंगे कि यार दिल्ली जाना होगा या फिर आसपास के जो बड़े शहर तैयारी कराते हों, कई बार जैसे उत्तर प्रदेश में इसके लिए इलाहाबाद या प्रयागराज को जाना जाता है तब अब के समय में।
तो वो जो चीज़ है उसको स्टडी IQ अब कैसे उस कमी को पूरा करता है और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए ये कैसे ये पूरा जो एरा है वो गोल्डन एरा है जी। और ख़ास करके ये जब 4G की शुरुआत हुई तब से इंटरनेट का जो एक्सेस हुआ है सबके साथ में, जो पेनिट्रेशन है, रीच है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि आप गांव-गांव तक इसकी रीच हो गई है। और निश्चित तौर पर वो समय ट्रांजिशन फेज़ में जो भी लोगों ने देखा हो कि अगर आपको किसी भी तैयारी के बारे में पता करना हो तो आप एकदम ब्लैंक हैं, अंधेरे में हैं। एक प्रतियोगिता दर्पण आया करता था, उसमें एक इंटरव्यू आया करता था, वही एकमात्र सोर्स था, उसमें भी खुलकर पूरी बात आती नहीं थी। स्ट्रेटजी में अगर बातचीत हो रही है तो ऑब्वियसली तैयारी के पीछे का संघर्ष तो दिखता नहीं था उसमें। जी जी जी। तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में, ये एग्ज़ाम होता क्या है, क्या बला है, कैसे तैयारी करें, यूपीएससी कितने फेज़ में एग्ज़ाम लेता है, ये तक नहीं पता होता था। बिल्कुल सही बात। तो वो समय ऐसा था कि मन में है कि ये आईपीएस को देखा है आपने, अपने जिला के एसपी को एसपी बनना है, लेकिन एसपी बनना कैसे, ये बताने वाला कोई नहीं है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग तैयारी कभी कर ही नहीं पाए क्योंकि जीवन भर पता ही नहीं चला। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके संपर्क में किस तरह के लोग हैं। अगर उस ग्रुप में एक आदमी ऐसा है जो जाकर इलाहाबाद तैयारी कर रहा है तो फिर पिताजी, चाचा जी, दोस्त मित्र कोई बोलेगा कि भाई फलाना भैया आएंगे तो तुमको भेंट करवाएंगे, और वो भी समझिए कि आप आईएएस से ही मिल रहे हैं। सही बात है, क्योंकि उसका भी तो उस समय रुतबा का भी ज्यादा था, ऐसा ही होता, इलाहाबाद जाकर तैयारी कर रहे हैं भैया आईएएस के, पूर्व के ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए हैं। जी जी जी। तब जाकर आपको कुछ बातें पता चलेंगी। ये गुत्थी खुलते खुलते आज का गोल्डन एरा ऐसा है कि आप एक क्लिक पर यूट्यूब पर जाइए, सारी जानकारी, वेबसाइट पर भी जाइएगा सारी जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब पर जाइएगा शिक्षक सामने बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। और ज़्यादातर लोग इस जगह पर इस तरह से हैं, जैसे स्टडी आईक्यू की ही मैं बात करूँ तो पूरी टीम में देखिएगा मेंस इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं, उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं बच्चों के साथ। जो मेंटोर्स को मैं देखता हूँ लगातार बातचीत करते हैं, दिन भर में 50-50 बच्चों से बात होती है। उनकी समस्याएं जो आज की नहीं हैं, शुरू से यही सब समस्याएं रही हैं, उनको अब बहुत आराम से एक्सेस है उनका कि एक मेंटोर ऐसा है, वही भैया जो आएंगे वो भैया फ़ोन पर अवेलेबल हैं, कॉल पर अवेलेबल हैं, वीडियो कॉल पर अवेलेबल हैं। तो स्टडी आईक्यू के लिहाज से अगर मैं बात करूं, जो आप भी पेड बैच में पढ़ाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब के ज़रिए जितने बच्चे मिलते हैं या टेलीग्राम पर जितने बच्चे मिलते हैं, वो इतने रिमोट एरियाज से बच्चे हैं, उनके पास संसाधन की कमी है। तो एक तो अब संसाधन उतना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है अफोर्डेबल प्राइस पर आपको चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। सारी सुविधाएं एक पैकेज के तौर पर वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आपके पास अवेलेबल है, और आप तकनीक के सहारे बहुत कम खर्च पे, भाई 1.5 GB ही रहता है सबके उसमें इंटरनेट का एक्सेस पर डे, जियो वाला ही फॉर्मेट चलता है, तो उसमें आप बहुत आराम से तैयारी कर पाते हैं। तो ये क्रांतिकारी समय है और स्टडी आईक्यू ने इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से सहायता कर पाते हैं, बहुत आराम से, बहुत बच्चे उनके लिए भी कर पाते हैं। अब जैसे बच्चों को शायद नहीं पता, लेकिन हम यूट्यूब पर दिखते हैं जी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी एक्टिविटी यूट्यूब पर है जी। इसके अलावा आप लोग जूम पर सेशन लेते हैं, जो यूट्यूब पर किसी को नहीं पता चलता, पब्लिक स्फेयर में नहीं है। सही बात। लेकिन जूम पर अगर 200 बच्चे कनेक्ट हुए हैं तो उसकी मेंटोरशिप अगर आप कर रहे हैं, एक एक बच्चे को सुन रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, उसके अलावा पेड बैच में जो इंटरेक्शन हो रहा है डेली बेसिस पर, उसके बाद भी बच्चे रीच आउट जब करते हैं तो फैकल्टी से बात होती है। जी जी जी। अब इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं कि सब कुछ एक्सेसिबल है, फैकल्टी एक्सेसिबल है। तो स्टडी आईक्यू इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है कि यहाँ अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे विरत सर से बात करनी है तो मैंने अपने मेंटोर को बताया कि सर मुझे विरत सर से बात करनी है, तो फिर बात हो जाती है। अभी मैं रोज़ करीब आधा घंटा 40 मिनट ये काम करता हूँ, किसी न किसी का फ़ोन आता है कि सर एक बार ये स्टूडेंट है, और टीचर से बात करने के बाद एक जो स्टूडेंट को संतुष्टि मिलती है, कनेक्टिविटी बनी रहती है, इस वजह से रहता है, वो काफ़ी अच्छे समझते हैं उनको, पढ़ते हैं उतने दिन तक। अच्छा, ये वाली जो सुविधा सर आपने बताई है, मैंने देखा है, मतलब क्योंकि हम और भी चीज़ों को जब एक्सप्लोर करते हैं तो हम देखते हैं ऐसी सुविधा बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ ही उपलब्ध है, बहुत सारे जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन जो यूनिक पार्ट जो है इसका एक ये है कि डे फर्स्ट से ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब बच्चा जुड़ता है हमारे साथ में, बैच के साथ में, और ऐसा नहीं है कि हमें बात करनी है
और उसके बाद में हम मेल कर रहे हैं और फिर 15 दिन बाद आंसर आ रहा है कि ठीक है, हम अप्रोच करते हैं सर को या मेंटोर को और वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि मेंटोर उनके पास है, पहले से है, डे फर्स्ट से है। उसका भी एक रीज़न है हालांकि। हाँ, ये डे फर्स्ट से क्यों जानना चाहेंगे सर? डे फर्स्ट से इसलिए है क्योंकि देखिए, कोई भी जो प्रबंधन काम करता है उसमें एक मोर्चे पर तो फैकल्टीज़ हैं जो कि आपके फ्रंट पर हैं, जिन्हें के बदौलत अच्छी पढ़ाई और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये सब कुछ तय होता है। तो फ्रंट की सेना तो वो है, लेकिन एक बड़ी सेना पीछे भी तो काम कर रही है। और प्रबंधन के स्तर पर ये सुविधा होने के बावजूद, तकनीकी सुविधा होने के बावजूद सर्विस इवॉल्व होने वाली चीज़ है जी। तो ये पता कैसे चला? पता तभी चला, बच्चों की शिकायतों से ही पता चला कि किसी से बात करने के लिए अगर जी हुजूरी करनी पड़े, गुजारिश करनी पड़े, मेल करना पड़े, फ़ोन करके रिक्वेस्ट करना पड़े और फिर 3 दिन बाद किसी से बात हो, तो हमने इस बात को समझा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो डे फर्स्ट से इस बैच की सर्विस में पार्ट होना चाहिए। सही बात। ये सुविधा होनी चाहिए कि भाई उसके पास वेरी फर्स्ट डे से एक्सेसिबल हो कि भाई मुझे बात करनी है। और ये कितना ऑकवर्ड भी लगता है कि आज हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आज हमको चाहिए कि अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है, या कोई परेशानी में है, हम किसी डिलेमेटिक कंडीशन में हैं और मुझे किसी का साथ चाहिए और वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मिल रहा है, हफ्ते भर बाद मिल रहा है, तो देर में मिलने का कोई फ़ायदा नहीं रहा उसका, मतलब हम उसका कोई लाभ भी नहीं उठा पाते बीइंग ए स्टूडेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई सर आपने। अगले एक और संघर्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सब चीज़ें तो संघर्ष का पार्ट हैं ही, जो एक वास्तविक संघर्ष आता है इस परीक्षा की तैयारी में पूरे दौरान में, वो है इसका इतना बड़ा समुद्र जैसा, समुद्र छोटा ही बोल दिया, मेरे ख्याल से ब्रह्मांड बोलना चाहिए मुझे, ब्रह्मांड जैसा सिलेबस है सर। एक बार मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो मैंने कहा 1 लाइन में आंसर दे देंगे तो शायद तुम समझ जाओगे, और विधिवत आंसर चाहिए तो वेबसाइट देख लेना। 1 लाइन में आंसर ये है कि इस दुनिया की छत के नीचे जो कुछ है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है, पर डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन ये जब बातें सुनते होंगे कभी बच्चे, तो इससे थोड़ा डिमोटिवेशन तो आता ही होगा, यार इतना पढ़ना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जो एक वास्ट सिलेबस है और उसको एक नियमित अंतराल पे हम पूरा करते जाएं और फिर पता चला हम पीछे की चीज़ें भूलते भी जाएं, या इस पूरी तैयारी के दौरान कोई एक सब्जेक्ट रह ही गया मान लीजिए, क्योंकि आप 15, 16, 18 सब्जेक्ट हैं, कोई एक चीज़ को हम छोड़ ही दिए। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन से सब्जेक्ट को इस बार प्राथमिकता दे देगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए बस हो गया। अब पता चला जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया उसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा आ गई। तो ये जो संघर्ष है, किसको हम पहले तैयार करें, कब तैयार करें, इससे कैसे उभरा जाए। साथ ही साथ ये भी सर बताइएगा हमें कि हमारे पास इससे उभरने का मॉडल क्या उपलब्ध है। देखिए, संघर्ष की जगह इसको मैं कहूँगा चुनौती है। संघर्ष का लेवल तो अलग ही होता है, ठीक है, तो संघर्ष के लेवल पर बात नहीं, चुनौती है। अब चुनौती ये क्योंकि सबके सामने है, तो न्यू नॉर्मल तो यही है कि यही चुनौती है भाई। लेकिन आप एक बात समझिए, परीक्षा किस लेवल की है, काम कौन सा करना है, तैयारी उसी के लेवल की होती है। अगर आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर दूध का पैकेट ले आना है तो आप तैयारी करके नहीं जाएंगे, ले आएंगे, लेकिन आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है और घर से निकलना है, तो आप पिछले 10 दिन से उसकी तैयारी करेंगे, बैकपैक रखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी उस पर दिमाग लगाएंगे, 4 एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई चलो एवरेस्ट नहीं, कहीं तो पहाड़ चढ़े होगे, ट्रैकिंग किए होगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सही बात। फिर आपके पास बारिश होगी तब क्या रखना चाहिए, अगर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति हो गई तब क्या होना चाहिए, कहीं आप पहाड़ पर फंस गए तब क्या होना चाहिए, सूचना के आदान प्रदान के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी तैयारी होगी। खाने के लिए क्या होना चाहिए, इतना कि आप पूरा चावल दाल तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल हो जाएं, अगर आप स्टक हो जाएं तो क्या होना चाहिए, ये सारी तैयारी करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ चढ़ना है। सही बात। 5 किलोमीटर दूर जाके दूध सब्जी नहीं ले आना। यूपीएससी की तैयारी इसी मायने में अपने नेचर में ही अलग है कि यूपीएससी की तैयारी में आप क्या करने वाले हैं तैयारी के बाद, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी होगी। यूपीएससी की परीक्षा इसीलिए सिविल सर्विस की इतनी ज़्यादा लेंदी बनाई गई है या फिर सिलेबस इतना बड़ा है, क्योंकि आप व्यवस्था में जाकर
उस पूरी व्यवस्था को चलाना मतलब देश को चलाने के बराबर है। तो आपकी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि उसकी तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और उस तैयारी में एक सिविल सेवक के लिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पारंगत होना ज़रूरी नहीं है। मैं अगर कहूँ कि भाई आप जेनेटिक्स में माहिर हो तो फिर आपको पीएचडी करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा के बाद आपको जो काम करना है वो काम करना है जो आम लोगों की ज़िंदगी से डेली बेसिस पर जो आम लोग जूझ रहे हैं उसमें सॉल्यूशंस खोजना है। सही बात। सॉल्यूशन मेकिंग अप्रोच पर आप तैयारी करते हैं। पॉलिसी जिस दिन आपको बनाने में सहयोग करने की बात आएगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं एक किसी चीज़ को परिभाषित कर रहा हूँ उसका दायरा क्या क्या है, कुछ भी छूट नहीं सकता उसमें। बिल्कुल। उसमें क्या ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि अगर मैं साइबर अटैक को लेकर कोई तैयारी कर रहा हूं, कोई लॉ बनाने में, कानून बनाने में, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, रूल्स कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो उस कंडीशन में आपका दिमाग इस तरह से तैयार होना चाहिए कि आम जिंदगी में क्या क्या चीज़ें परेशानियां आ सकती हैं। और ये आम जिंदगी जैसे ही आती है, आपकी बात बिल्कुल सही हो जाती है कि इस दुनिया में जो कुछ है अम्ब्रेला के नीचे सब आपका सब्जेक्ट है। दरअसल इसी को कहते हैं कि अवेयरनेस ज़रूरी है जी। अब सिलेबस देखिए बहुत बड़ा है, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, लेकिन बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड भी है। तो साइंटिफिकली डिज़ाइन होने की वजह से दिख बहुत बड़ा रहा है। अगर उसको अच्छे से आप सजा दें जी तो आप देखेंगे कि हर विषय एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप पॉलिटी पढ़ते जाइए, एक्ट, इकोनॉमी कब आकर उससे अटैच हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सही बात। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं आकर उसमें अटैच होगा। और इन सब की समझ जब तक नहीं होगी, एक होलिस्टिक अप्रोच आपका नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस परीक्षा के सिलेबस में इतना भारीपन है कि आप इन सारी चीज़ों को ले जाकर एक जगह पर लिंक कर देते हैं, सब अपने आप ही लिंक हो जाता है जी, ठीक है, जुड़ने लगता है। लेकिन हाँ, जितने तरीके से उसको सजाया गया है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको बस सिस्टमेटिक तरीके से समझने की ज़रूरत होती है कि भाई ये अगर इतना बड़ा दिख रहा है इसको समेटना कैसे है। ठीक वैसे ही जैसे एक किताब आप पढ़ते हैं, एक किताब जो 400 पेज की है उसको पढ़ते पढ़ते आप 10 पेज के नोट्स में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? तो सिमट जाता है। और फिर एक समय एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आपको 6 से 7 दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही काम यूपीएससी के सिलेबस के साथ भी है। वो सिलेबस इतना ही है कि 12, 15, 20 पन्नों में आ जाए एक सब्जेक्ट। करेंगे कैसे? अब स्टडी आईक्यू की भूमिका की अगर बात करें तो ये स्टडी आईक्यू उसमें सहयोग करता है। करेंगे कैसे ये हम बताते हैं जी। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर भी हम लोग वहाँ पर रखते होंगे, जैसे विषयवार कुछ चीज़ें हम लोग रख देते हैं कि ठीक है कि यार इसको इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, कुछ हम लोग ये जब स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो इसमें ये वाला भी पोर्शन रहता है क्या कि प्री और मेंस के हिसाब से भी चीज़ों को रखने का प्रयास करें? प्री और मेंस के हिसाब से फाउंडेशन के किसी भी कोर्स में चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। प्री और मेंस के हिसाब से जब भी आप कोई कोर्स देखेंगे अलग से, उसका एक ही मतलब होता है कि बच्चा पहले से तैयारी प्रिपेयर्ड है, थोड़ा प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तब जाकर वो स्पेसिफिक तैयारी। और ऐसा नहीं है प्री और मेंस के लिए हम अलग से कोई कोर्स नहीं कराते, इसी फाउंडेशन का ही पार्ट है। सक्सेस इन प्रीलिम्स जो शुरू होता है जनवरी में, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात करने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब ये हुआ मेंस के पार्ट को छोड़ना। तीसरा मतलब हुआ एनालिटिकल अप्रोच पर उस समय काम नहीं करना। जी, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है भी तुरंत उस पर हम जाएं पहले। लेकिन ध्यान रखिए सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है प्री और मेंस में, कि भाई कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, आप इतनी तैयारी में रमे होते हैं, आप हर चीज़ को एनालिसिस तो उसका करते ही हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दोनों में चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि प्री में नहीं चाहिए। तो आपका पढ़ाई का जो ढर्रा है, फाउंडेशन कोर्स इसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि प्री और मेंस आप साथ साथ तैयारी करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि मेंस के समय आपको एंशिएंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सही बात, क्योंकि पूछेगा नहीं। तो या कि प्री के समय आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ने की, ठीक है। तो एक तो ये अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच है कि मेंस के समय आपको क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझ में आना चाहिए। और ये आप वेरी फर्स्ट डे से ही करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप प्री पास कर जाएंगे तब आप सोचेंगे कि अच्छा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो शुरू से ही आप ये करते हैं। बीच में एक चंक ऐसा आता है
जिसमें आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करने लगते हैं। उसका मतलब यही है कि मेंस वाला अप्रोच छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन फाउंडेशन का अप्रोच प्री प्लस मेंस का है, और सारी तैयारी प्री प्लस मेंस होती है। ऐसा कोई तैयारी करने वाला नहीं है जो अलग अलग तैयारी करे। तो सिलेबस को मैनेज किया जा सकता है और करते हैं लोग, और हम लोग उसमें काफ़ी अच्छा सहयोग भी करते हैं। वेरी फर्स्ट डे आप क्लास जब लेते हैं तो क्या करते हैं, यही तो बताते हैं कि भाई आपका सिलेबस का दायरा ये है। हाँ, और वो असीमित नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि वो असीमित है। दायरा ये है, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें बाद में दिखने लगती हैं कि अच्छा ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ओरिएंटेशन सेशंस जब हम लोग लेते हैं तो बेसिकली उसमें इस तरीके की समस्याओं को कैटर करते हैं और बताते हैं उनको कि घबराना नहीं है, आपने पहला कदम जो उठाना था वो उठा लिया है, और अब उसके आगे हम आपको गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो वो ओरिएंटेशन सेशन से सारी चीज़ें बढ़िया से चलती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, जो लोग कनेक्ट हो गए हैं, जो जुड़ गए हैं हमारे कोर्स के साथ में, उनको तो हम आगे गाइडेंस प्रदान कर देते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार हम भी जुड़े हैं, और फिर एक बहुत कॉमन सी चीज़ चलती है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फला शहर जाना है, एक ये चीज़ था। और इसी तरीके से एक आता है कि जब हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इतना रुपया चाहिए। भारी भरकम मतलब आर्थिक बोझ महसूस करते हैं स्टूडेंट्स भी और उनके पेरेंट्स भी, और ये भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद रहती है कि यार कर लेंगे तो ही तैयारी शुरू करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ दूसरा तैयारी करेंगे। करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी लेकिन वो कर नहीं पाते। तो आज के समय में, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि अब चीज़ें एक्सेसिबल हैं, पास में चीज़ें पहुंचती हैं, तो डेफिनेटली हम कुछ कम में भी पहुंच सकते हैं वहाँ पर। तो आज के समय में जो एक मिडिल इनकम वाले लोग हैं या थोड़ी लो इनकम वाले लोग हैं, क्या वो ये सपना देख सकते हैं कि वो आईएएस बने? ये भी एक बड़ा अंतर आया है, ये एक बड़ा अंतर आया है पिछले कुछ सालों में जी, कि पहले बिल्कुल सही बात है कि तैयारी करने जाना था। तैयारी करने जाने का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। किसी कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पैसा होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा जो बर्डन था वो है कि आप उस शहर में रह रहे हैं, रहने का खर्च, तो रहने का खर्च है। जिस इलाके में कोचिंग है वहाँ मकान मालिकों की और एक नेक्सस शुरू हो जाता है, आपको ये पता है, जो वहाँ के बिल्डर्स और एजेंट्स होते हैं उनका। तो धीरे धीरे एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन होती है। सुरक्षा को लेकर अलग चिंता होती है, लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा एक इशू है जो कि हमेशा से रहा है। और संसाधन इतना एक साथ जुटा पाना ये भी बहुत मुश्किल काम है कि एक साथ इतने पैसे की तैयारी कर पाना। भाई हमारे बेल्ट की अगर बात करें हिंदी माध्यम में, तो अधिकतर लोग इतने संसाधन संपन्न नहीं हैं जी। तो ये बड़ा अंतर तो आ ही गया है कि अब बहुत ही कम कीमत पर घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन खुल गया, आप जाकर भी तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। और जाकर भी अब विकल्प है कि आप कम पैसे में भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। और घर बैठकर अगर तैयारी करना है तब तो ऑनलाइन मेथड में आपको पता है। अभी जैसे पिछला बैच जो शुरू हुआ था उसमें एक बहुत अच्छा डिसीजन स्टडी IQ ने लिया कि उसकी एंट्री पॉइंट को 9,999 रुपये रखा गया जी। वो इसीलिए रखा गया कि भाई जिसके पास संसाधन नहीं है, बहुत सारे मैसेज आपको भी आते होंगे, हम लोग को भी आते हैं जी जी, तो वो एक लोएस्ट एंट्री पॉइंट से अंदर आ सके। ठीक है, एटलीस्ट उसे ये ये मलाल ना रहे कि भाई तैयारी ना हो, और वो पूरा मौका मिले। ऐसा नहीं कि उसमें कोई क्वालिटी कट हो, वो बिल्कुल वही मटेरियल मिले उसको। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखिए एक बात आपने और जो कही, अप्रोच की बात जी, कि एक अप्रोच है कि जब सब कुछ कर लेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे, ये अप्रोच गड़बड़ है। जैसे कई लोगों को देखेंगे कि कुछ भी तैयारी करने जाएंगे तो पहले सारी किताबें खरीद कर ले आएंगे, सारे मैगजीन्स ले आएंगे, रूम सेट करेंगे, एक एक चीज़ करीने से सजाएंगे, इसमें 10 दिन लेकर जाएंगे, उसके बाद तैयारी हो नहीं पाएगी। और वो जो हमारे बड़े भैया लोग होते हैं कहते हैं माहौल बना रहे हो, माहौल बना रहे हो। तो ये तैयारी करने का सही तरीका नहीं है। सीखना हो तो सबसे बेहतर तरीका है, बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो किसी भी क्षेत्र का हो, मान लीजिए हिंदी भाषी बेल्ट में पैदा हुआ है जी, और बड़ा हो रहा है, 1 साल का हुआ, 1.25 साल का हुआ, अब उसमें इवॉल्व इस तरीके से तो हो नहीं रहा है कि पूरी भाषा सीख लेगा, पूरी किताब सीख लेगा, तब जाकर बोलना शुरू करेगा। भाई शुरू तो एक वर्ड से ही करता है ना। सही बात है। और ऑब्जर्वेशन बेस्ड सीखते सीखते कब बोलने लगता है आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो तैयारी में भी ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इंग्लिश पूरा सीख लेंगे तब बोलेंगे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए।
आंसर राइटिंग तब करेंगे जब आंसर राइटिंग के पारंगत हो जाएंगे। दोनों एकदम मतलब आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है। सही बात। आंसर राइटिंग के पारंगत होंगे कैसे जब तक लिखेंगे नहीं, और लिखेंगे तो घटिया ही लिखेंगे, इस बात को समझिए जी। तो ये अप्रोच ही कि जब सब कुछ पुख्ता हो जाएगा तब करेंगे, ये नहीं होता। वो कोई ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं होता। मतलब वाइट और ब्लैक की चीज़ नहीं है, ग्रे की चीज़ है। तो वाइट और ब्लैक में मत रहिए, एकदम एब्सोल्यूट चीज़ें हों ऐसा होगा नहीं। जब भी आपको लग रहा है कि तैयारी करनी चाहिए, छोटे से शुरू कीजिए। ये एक दिन में होने वाली तैयारी तो है नहीं। सही बात। 1.5 साल 2 साल आपको लगाना है, तो धीरे धीरे फिर आप बढ़ेंगे उस तरफ। हाँ, ये मतलब कुछ काइंड इस तरीके का भी सफ़र है कि आपके अंदर सफ़र करने का विल हो, आप चलने के लिए तैयार हों तो आप चलें, और सही अप्रोच हो। हाँ, और भले ही आगे धुंध है, थोड़ा आगे चलिएगा तो धुंध छटी हुई दिखाई देगी, यहीं से देखेंगे तो पूरा आगे कोहरा ही दिखाई देगा, आपको दिखेगा नहीं कुछ। तो कुछ इस तरीके के अप्रोच भी आप अपना सकते हैं। तो आर्थिक जो आपने सर ये बताया ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यार मतलब 9,999 में हम बेसिकली जुड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छी तरीके की पढ़ाई के साथ जुड़ करके, तो जो आर्थिक समस्या है उससे कहीं ना कहीं निपटान है। और कभी जैसे हम लोग की एक अप्रोच होती है सर, हिंदी बेल्ट की आप बात कर रहे थे, और जनरली हिंदी बेल्ट में लोग ये भी काम करते हैं कि जब बड़े होते हैं, मतलब ग्रेजुएशंस जब हम पास आउट होना शुरू होते हैं, या फिर इनफैक्ट 12वीं भी जब पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कमाने लगते हैं, और वो कमाई का सोर्स वो ट्यूशन से शुरू होता है। तो होता है सर ऐसा? मैंने तो किया ही पढ़ा है। एक साथ निकला तो किया ही है। तो ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत अलाइन करता है कि यार कम से कम मिनिमम के साथ हम जुड़ गए हैं, फिर हम धीरे धीरे भी अगर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते रहेंगे, और उसकी जो दूसरी सुविधाएं हैं जो बड़े कोर्स में मिलती हैं, 30-35 हज़ार के कोर्स में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो धीरे धीरे उसमें एड ऑन बाद में कर लेते हैं। हाँ। तो बढ़िया है कि तैयारी की शुरुआत हो गई और समय दर समय हमने उसको पा भी लिया। गाड़ी खरीदने जाते हैं, कार, हाँ, कार का जो बेसिक मॉडल होता है वो सेम होता है। सही बात है। ठीक है, फीचर्स नहीं होते। ठीक है, सनरूफ नहीं होगा, सनरूफ का करना क्या है? सही बात। अगर मान लीजिए कुछ फीचर्स कम हैं, तो आप अपनी बुद्धिमानी से ये निर्णय तो ले ही सकते हैं ना कि चलिए गाना नहीं सुनेंगे, गाना नहीं लगा हुआ है उसमें, वो स्पीकर नहीं लगा है, सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन गाड़ी बेसिकली वही है। हाँ। सेम दिखती है, सेम चक्का लगा हुआ है, चलती भी सेम है, और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। एक्स्ट्रा एक्सेसरीज अब नहीं है उसमें। लगाना है तो फिर आगे बढ़ना होगा। हाँ। और लेकिन अगर नहीं लगा सकते तो आप गाड़ी में ही हैं भाई, सेम गाड़ी में, सेम गाड़ी में सफ़र का आनंद तो सफ़र का आनंद लीजिए, तैयारी कीजिए, फिर चिंता की बात क्या है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी आती है, और मैं तो इसको शायद संघर्ष तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कुछ बच्चे जो है ना, वो इतनी लंबी तैयारी है, और तैयारी में कई बार ज़्यादा जब रम जाते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं होता कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार बड़े तन्नीनता से तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, और सबके नोट्स बनाए जा रहे हैं, और डेली रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, टीचर जो कह रहा है वो भी कर रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन करते करते कितना आगे निकल गए हैं और कितना पा लिए हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया कभी। इसके लिए बेटर तरीका क्या हो सकता है? मतलब क्या हमें पूरा, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, मैं उसी समय ही पूछने वाला था कि क्या हम पूरा सिलेबस तैयार हो जाए तब हम टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करें, और फिर चरण भी 2 हैं कम से कम इंटरव्यू पहुंचने से पहले की, एक तो यार प्रीलिम्स है और फिर दूसरा मेंस है। तो हम कैसे मतलब जज करें अपने आप को कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कब हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, कब हमें मेंस की टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ जाना चाहिए, इसके बारे में कैसे गाइड करेंगे सर आप? जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं जी, उस टॉपिक का आधा पोर्शन हो जाए तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। किसी भी टॉपिक का? किसी भी टॉपिक पे। टॉपिक मतलब मैं अगर विषय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपकी पर्याप्त समझ जब बन जाए, देखिए आधा टॉपिक होने का मतलब है कि बेसिक समझ तो आपको शुरू में ही बना दी जाती है। हाँ। जैसे मान लीजिए पॉलिटी में पढ़ाता हूँ अगर, तो पॉलिटी की इतनी बेसिक समझ मूल अधिकार खत्म होते होते तक आ जाएगी कि आप आगे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं समझने के लिए। जी भाई, आप समझते हैं शासन के अंगों को, आप समझते हैं संविधानवाद क्या है, आप समझते हैं संविधान क्या है, आप समझते हैं संविधान में किस तरीके से आपको अधिकार मिले हुए हैं, उस पर बहुत सारे डिबेट हैं, उस पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। करते कराते आप इतने तक परिपक्व हो जाते हैं कि मूल अधिकार खत्म होते होते तक और डीपीएसपी खत्म होते होते तक आप आंसर लिखने के काबिल हो गए। जी।
तो आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। वो एक कयामत का दिन कभी नहीं आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, हर विषय तैयार करके और बैठेंगे, तो कभी नहीं होगा। अब हमें ये प्रश्न दो, हम करके दिखाएंगे, वो हाँ, वो संभव नहीं है जी। ठीक है। तो जैसे जिंदगी है कि भाई एक काम कीजिए, बैठ जाइए, अपने 60 साल की उम्र में कितने दिन आपको गुजारने हैं उसका हिसाब लिख लीजिए, आप अंदर से दहल जाएंगे। जिंदगी छोटी नहीं, इतनी बड़ी लगने लगेगी कि लगेगा कि और जिंदगी में भी यही होता है, हर उम्र में जाते जाते तक आपकी मनस्थिति अलग होती है, उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी आप टूटते हैं, कभी फिर उठते हैं। ये तैयारी भी लंबी है, इसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। इन उतार चढ़ावों में आप धीरे धीरे मैच्योर अगर हो रहे हैं तो समझने लगते हैं कि कैसे इस तैयारी को लेकर आगे बढ़ना है जी। और वो डेली इवॉल्व होने वाली चीज़ है। टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात है, ये शुरू से ही आपका हिस्सा होना चाहिए। विषय आधा खत्म हुआ, क्वेश्चंस लगाने लगिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए, आंसर नहीं तो रूपरेखा बनाना शुरू कर दीजिए, दिमाग को ये सोचने की ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए कि ये पूछा जा रहा है तो इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, अगर चेक नहीं करेंगे तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात कही कि दिशाहीन हो जाएंगे। मैंने पॉलिटी में पढ़ाया, जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो एक जगह आता है कि भाई विधि का शासन क्या है जी, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है और विधि का शासन के अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है इंडिया में। यही क्वेश्चन दिया गया लिखने के लिए, ठीक है, कि भाई भारत में विधि का शासन के अपवाद क्या है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर ऑब्वियसली पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन पूछा गया है अपवाद क्या है, यानी पूछा जा रहा है आर्टिकल 361 के बारे में कि भाई विधि का शासन होते हुए भी राष्ट्रपति और गवर्नर को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से उन्मुक्ति दी गई है कि उन पर कोई क्रिमिनल मामला नहीं चलाया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा। इन अपवादों के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल 105 पूछा जा रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार जो है उसमें एक तरीके की इम्यूनिटी है। डिप्लोमेटिक जो लोग हैं उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, जो बाहर के हैं, विदेश के हैं, यूएन के हैं या फिर किसी देश के हैं, कि वो अगर यहाँ कुछ कर देते हैं तो यहाँ कोई उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पूछा इस बारे में जा रहा है, बच्चे ने लिखा पूरा आंसर विधि का शासन क्या है। डाइसी ने शुरू किया, विधि के शासन में ये चीज़ें हैं, ब्रिटेन में शुरू हुआ, प्रयास बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब इसमें लेबर चार्ज मिलेगा, लेबर चार्ज मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। तो दिशाहीनता चेक करना हो, पढ़ तो वो भी बच्चा रहा है, बस समझ नहीं पा रहा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से है कि नहीं आंसर। सही बात। तो ये डेली बेसिस पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन दिखना शुरू होगा कि अच्छा पूछ ही रहा है, कहाँ जोर देना है बहुत करीब। ठीक वैसे ही जैसे पंचायत आते गांधी जी शुरू जी, और पूछ रहा है पंचायत में आरक्षण के प्रावधान कि SC ST के लिए क्या प्रोविजन है, महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन है। आपने शुरू किया कि पंचायत गांधी जी का सपना था तो ये गड़बड़ हो जाता है, तैयारी भटक जाती है। इसलिए बेटर है कि शुरू से ही आप अपने मेंटोर से जुड़े रहें, फैकल्टी से जुड़े रहें और उस दिशा को हमेशा चेक करते रहें। आपस अपना असेसमेंट करने का तरीका टेस्ट सीरीज है। सही बात है, लिखना चाहिए, नहीं तो पता चला रेल तो चली जाएगी, किसी दूसरे मार्ग पे जाएगी, फिर आप कहेंगे ये तो हमारा स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर जानी होंगी, समझी होंगी, संघर्षों को समझा भी होगा कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है। मतलब जब ये चीज़ें बच्चे सुनते हैं ना तो लगता है हाँ यही तो हो रहा है मेरे साथ भी, और इसका सोल्यूशन तो हमें पता ही नहीं था। तो शायद वो सोल्यूशन अब इन बच्चों को मिला होगा। अंततः सर जाते जाते एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है और व्यक्ति एक समय पे आकर के उसको सब बहुत अच्छे से कर रहा है, टेस्ट सीरीज कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन नकारात्मक हो जाता है, वो कभी कभी थक जाता है, या उसे लगता है कि यार, या एक और बड़ा फैक्टर आता है कि उसने बड़े उत्साह के साथ पहला प्रीलिम्स या मेंस लिखा और अंततः वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो हतोत्साहन आता है, निगेटिवनेस जो आती है, उसमें कई बार बच्चे ये तक डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे, जबकि शायद वो अगले अप्रोच में बहुत बेहतर कर सकता था, या अगला अप्रोच करेगा तो बहुत अच्छे से कर लेगा। तो उस नकारात्मकता से सर कैसे बचा जाए, और साथ ही ये भी कि हमारी संस्था इस नकारात्मकता से बचाने के किस तरीके के प्रयास करती रहती है? देखिए, ये नकारात्मकता एक तो है स्वाभाविक जी, स्वाभाविक तौर पर सबके साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि ये नकारात्मकता
कैसे आ रही है, परिस्थितियों के साथ आ रही है। आप हर कदम पर जीतते जा रहे हैं उत्साह में, लेकिन ज़िंदगी में आप सिर्फ अगर जीत रहे हैं तो ज़िंदगी की लड़ाई नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तो वो जो अंदर से आता है ना कि अब एकदम निराश सा महसूस होता है, वो ज़िंदगी के लिए समझिए दवाई है, एंटीडोट। तो ये ज़िंदगी में भी आप सीखते आए हैं, परीक्षा में भी यही काम करते हैं। जी। इस समय जो लोग काम आते हैं वो कौन लोग हैं? भाई इंटरव्यू दिया मैंने, नहीं हुआ, अगली बार भी दिया, नहीं हुआ जी। इस समय काम आते हैं आपके अच्छे दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके परिवार के लोग, जो समझाते हैं कि अल्टीमेटली ये एक परीक्षा है। और मैं हमेशा ही कहूँगा कि इस परीक्षा को जीवन मरण का प्रश्न मत बनाइए। इस परीक्षा को नहीं, किसी भी परीक्षा को। ये लाइफ एंड डेथ वाला, डू और डाई वाला नहीं है। कहने में अच्छा लगता है, लेकिन डाई का ऑप्शन ही नहीं है, डू का ऑप्शन है। नहीं होगा, जिंदगी में कुछ और करेंगे। तो अल्टीमेटली एक बात आपके दिमाग में है अगर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो ये है कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो आप सबके लिए प्रिपेयर हैं। निरुत्साहित होने के बावजूद गिरेंगे नहीं, ट्रैक पे रहेंगे। और इस समय आपके दोस्त, मित्र, आपके परिवार के लोग आपको संभाल लेते हैं। और ईश्वर ने शरीर की संरचना ही ऐसी की है कि बहुत सारे इसमें हार्मोन्स दिए हैं कि जब आप निरुत्साहित होंगे तो कौन सा हार्मोन चलेगा और फिर आप बहुत डल फील करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप संभलने लगेंगे और संभलते संभलते फिर खड़े हो जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर तो यही होता है जी। बशर्ते कि आपने खुद टूट कर कोई गलत फैसला नहीं ले लिया जी। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप गलत फैसला ना लीजिए। इसके लिए अपने आप को हमेशा उन लोगों के साथ जोड़ कर रखिए जो ये सिखाते हैं, जिनकी ज़िंदगी को देख कर आप सीखते हैं, या डायरेक्ट सीखें या इनडायरेक्ट सीखें कि कठिन परिस्थितियों में कैसे डील किया जाता है, कैसे सामना किया जाता है। अगर आप ये सीखते चल रहे हैं, इसका मतलब ज़िंदगी की असली परीक्षा तो यही है। सिविल सेवक बनने के बाद भी, IAS IPS बनने के बाद भी बहुत लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं जी। ये अल्टीमेट नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया और आपने ज़िंदगी को पार कर लिया। तो ज़िंदगी का असली मकसद तो खुश होके जीना है जी, संतुष्ट होके जीना है ना। और ये आपको रियल लाइफ में जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उन्हीं से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस परीक्षा में भी जब आप निरुत्साहित होंगे, वही एग्जाम्पल फिर काम आएंगे, वही मोटिवेशन काम आएगा, आपका मेंटोर काम आएगा, आपका फैकल्टी काम आएगा, आपके परिवार के लोग काम आएंगे, आपके दोस्त मित्र काम आएंगे, जो बताएंगे कि ऐसा सबके साथ होता है। सही बात। और जैसे ही आप ये सोचते हैं ना कि ऐसा सबके साथ होता है, आधी हिम्मत वैसे ही बन जाती है। जैसे आप रात में 2 बजे सुनसान सड़क पर, मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो आधे तो हद से हुए कि आप अकेले हैं और आपने देखा नहीं आगे 3-4 और मोटरसाइकिल खराब। हिम्मत बनती है ना कि भाई चलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ होता है। सबके साथ जो होता है उसमें क्या घबराना है। नहीं, सही बात है, ये तो है ही है। आजकल सर इसका एक उदाहरण में बारिश का समय चल रहा है, लाइट कभी भी चली जाती है। एक उदाहरण यहाँ भी बड़ा फिट बैठता है कि जो लाइट कनेक्शंस होते हैं वो अलग अलग फेज में अलग अलग लोगों के यहाँ होते हैं। आपके यहाँ लाइट चली जाती है, मेरे यहाँ आ रही है। आपको लगता है इसके यहाँ क्यों आ रही है? फिर बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे यहाँ भी चली जाती है। अब लगता है कि हाँ, इसके यहाँ भी गई है, अब बड़ी समस्या हो गई, अब सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर जैसे आप देखते हैं चारों तरफ अंधेरा है, तो कोई बात नहीं है। उस अंधेरे से उत्साह आता है। कभी कभी उन जेले जो है वो हतोत्साहित करते हैं, लेकिन दूसरा मैं कहूँगा कि संघर्ष, जब भी आप कहते हैं संघर्ष को की इंटेंसिटी, मैं संघर्ष तैयारी को नहीं मानता। तैयारी तो एक चुनौतीपूर्ण अगर काम है तो एंजॉय के साथ कीजिए। संघर्ष भी पीड़ादायक है कि नहीं, ये असली बात है। अगर संघर्ष पीड़ादायक नहीं है, मतलब कष्ट आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो संघर्ष भी आप एंजॉय कर रहे होते हैं। जी जी। और ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों ने भी संघर्ष किया है। मैं इसको कृपा ही मानता हूँ। हाँ, सही बात कि अगर ये कृपा ना हो तो इंसान आधा मजबूत बन ही नहीं सकता, लाइफ में मजबूती नहीं आएगी। तो ये जो स्ट्रगल पीरियड होता है, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जब आप सोचते बहुत कुछ हैं, कर कुछ नहीं सकते, वो है असली संघर्ष। कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, संघर्ष ये नहीं है कि पैसा है पॉकेट में, बस उतर नहीं रहे हैं नीचे, या एडमिशन के लिए क्लिक नहीं कर रहे हैं, सही बात, या क्लिक कर लिए हैं, चलो ठीक है तैयारी, ये सब संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो ये है कि इच्छा है मन में, वो संघर्ष है कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, उसको ढाबे पर काम करना पड़ता है, यहाँ से संघर्ष है। लेकिन
इन सारे संघर्षों में एक अच्छी बात यह है कि अगर वो संघर्ष उस व्यक्ति को कष्ट नहीं दे रहा है तो समझिए कि वो उस संघर्ष को भी एंजॉय कर रहा है और उसकी जिंदगी बनाता वही संघर्ष है। सही बात। देखने वाला कहता है बेचारा, वो बेचारा अपने आप में महसूस नहीं करता, वो उसी से मजबूत हो रहा है, वो लोहा बन रहा है। सही बात। ठीक है, मैंने तुमको जब जब देखा लोहा देखा। ठीक है, ये असली बात है। मैंने एक सेमिनार में भी कहा था, कहीं बचपन से मेरी डायरी पर लिखा हुआ था, मैं वो पंक्ति जरूर बोलूँगा और अच्छा लगे तो सारे स्टूडेंट्स को ये लिखना चाहिए कि भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है, शक्ति की खोई हुई पहचान जगती है, आदमी जब बेतरह असमर्थ होता है। तो असमर्थता में भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। सही बात। और मेरी नैया पार कराने में इन 4 लाइंस की बड़ी भूमिका है। बहुत शक्तिशाली हैं सर ये पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं कि आप संघर्ष के रास्ते पर टूट मत जाइए, बस इतना ही करना है। टूटिएगा नहीं तो फिर तो सोना ही बनिएगा। शुरुआत की जो पंक्तियाँ जहाँ से हमने शुरू की थी और अंत में सर ने इतनी अच्छी सेंटेंस के साथ इन चीज़ों को आपको बताया, तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि संघर्ष में उत्साह है तो आप बहुत आगे चले ही जाएंगे। और संघर्ष में उत्साह ही रखिए, नेगेटिवनेस रखने की कोई। भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें संघर्ष करने का मौका मिला है, असली बात। ये भी बहुत असली बात है। सही बात, क्योंकि उसी से वो एक अलग तरीके का गुरु है। अभी हम लोग 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा मना रहे थे, कल ही मना रहे थे। संघर्ष भी अपने आप में गुरु की भूमिका निभाता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो खैर, ऐसे तो बहुत सारे और भी संघर्ष हैं और उन पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट भी हो जाएगा। और फिर आप लोगों का जो बहुमूल्य समय है, उनमें जितनी ज़रूरी बातें आपको सीखनी चाहिए थी और उनसे कैसे उबरना है, उन मुसीबतों से, या उन्हें कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सीखी होंगी, अमृतसर के माध्यम से जानी होंगी। और फिर कभी ज़रूरत पड़े और कभी आपको लगता है कि इस तरीके की और समस्या है जिस पे एक बार और पॉडकास्ट हो जाए, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम फिर अमृतसर के साथ उपस्थित होंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।